everyone, welcome in Renaissance Academy. Today I am going to discuss about the romantic age of Wordsworth. रोमांटिक एज कहें या रोमांटिक पीरियड कहें, रोमांटिक एरा कहें, ये सब सारे क्या हैं? सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। इसको अनदर किस नेम से जाना जाता है? एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। क्यों जाना जाता है? आप पहले क्लास में भी जान चुके हैं। जो राइटर जिस एज में प्रोमिनेंट रहा उसके नेम पर उस एज को उस राइटर के नेम पर कहा गया, उस एज को उस राइटर के नेम पर रखा गया। जैसे रोमांटिक एज है, यहाँ पे वर्ड्सवर्थ सबसे प्रोमिनेंट रहे हैं, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। जैसा कि मैंने पहले भी और क्लासों में आपको समझा रखा है कि हिस्ट्री क्या मांगती है? कनेक्शन मांगती है। कनेक्शन एक दूसरे का पीरियड से एकदम लिंक पूरा मांगती है। अगर आपका कनेक्शन कटा एक पीरियड से दूसरे पीरियड का, सारा काम वहीं पे गड़बड़ हो जाएगा। हम क्या करेंगे? अब कनेक्ट होंगे। आप कनेक्ट होइए, सेंस रखिए, पूरे माइंड को एकदम समझने की कोशिश करिए। क्या था हमारी हिस्ट्री? 8 पीरियड में शुरुआत में डिवाइड हुई। 8 पीरियड में सबके अलग अलग डिवीजन रहे। ओके, हमने क्या पढ़ा पहले की क्लास में? ओल्ड इंग्लिश पीरियड, सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश, फिर मिडिल इंग्लिश, फिर रेनेसां, फिर न्यू क्लासिकल, फिर रोमांटिक एज। अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं? रोमांटिक एज में पहुंच चुके हैं। अब हम कैसे कनेक्ट होंगे रोमांटिक एज में? ऐसे चले आएंगे दौड़ के? नहीं। अब इसके पहले हमारा नियो क्लासिकल पीरियड से रोमांटिक एज कनेक्ट हो रहा है। कैसे कनेक्ट हो रहा है? जहां पे नियो क्लासिकल एज का एंड हो रहा है, वहां आपने देखा कि जो एंड पीरियड है नियो क्लासिकल एज का, उसको एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहा गया, ट्रांजिशन एज भी कहा गया, एज ऑफ रीजन भी कहा गया। ठीक है, तो अब यहीं पे ट्रांजिशन पीरियड हो रहा है। किस चीज का ट्रांजिशन हो रहा है? नियो क्लासिकल एज का और रोमांटिक एज का ट्रांजिशन हो रहा है। संक्रमण काल ट्रांजिशन हो रहा है, दोनों यहीं पे आके मिक्स हो रही हैं। भाई बात दोनों का ट्रांजिशन हो रहा है, कुछ नया होने वाला है। कैसे नया होने वाला है? यहीं से नियो क्लासिकल एज का एंड होगा और रोमांटिक एज की शुरुआत होगी। अब यहां तक हम क्या हुए? कनेक्ट हुए। अब आप रोमांटिक एज का न्यू क्लासिकल एज से कंपैरिजन देखेंगे। अब आपको इसके बाद आप प्रवेश कर जाएंगे रोमांटिक एज में। न्यू क्लासिकल एज जो था उसमें तर्क, लॉजिक जिसको हम कहते हैं, नियम, अनुशासन, मतलब सब कुछ एकदम कॉम्पैक्ट था। ठीक है, आपको इतने मीटर में लिखना है, इतनी लाइन में लिखना है, ऐसे प्लॉट होना चाहिए, ऐसे पोएट्री होनी चाहिए, ये बातें होनी चाहिए, पूरी तरह से अनुशासन था। समाज को पूरा मतलब पूरा लेके चलते थे। लेकिन जो रोमांटिक एज है वो क्या मान रही है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को देख रही है। अब भाई जब आप पोएट्री को एक लिमिट में बांधेंगे, आपको बांध दिया जाए कि आपको इतने में लिखना है, ऐसे लाइन लिखनी है, ऐसी बातें होनी चाहिए, तो आप कहीं ना कहीं बंध जाएंगे और अपनी बात को लिख नहीं पाएंगे। इसका विरोध किया रोमांटिक पीरियड के लोगों ने। रोमांटिक पीरियड के लोगों ने कैसे विरोध किया? उन्होंने कहा कि हम डिसिप्लिन को नहीं मानते, हम बंध के नहीं लिखेंगे, हम किसी की नकल नहीं करेंगे, क्योंकि जो न्यू क्लासिकल एज था वो क्लासिकल एज का ही तो नया रूप था, वो उसका सीडो क्लासिकल एज, इसीलिए न्यू क्लासिकल एज को कहा गया। रोमांटिक एज के लोगों ने कहा कि अगर आप किसी की नकल करके आप लिख रहे हैं, आपकी खुद की बातें वहां नहीं है, किसी की नकल आप कर रहे हैं, तो वो पोएट्री नहीं हो सकती, वो रचना कोई भी किसी भी फॉर्म में हो वो नहीं हो सकती है। क्योंकि जब तक आपकी मौलिकता नहीं होगी,
आप स्वतंत्र मतलब अपना विचार नहीं रखेंगे तो कुछ नया आ ही नहीं सकता, हम बढ़िया लिख ही नहीं सकते। इस तरह से नियो क्लासिकल पीरियड में जो रहे लोग, जो उस पैटर्न पर लिखते रहे नियमबद्ध तरीके से, उनका विरोध हुआ, और विरोध बड़े भयानक रूप में हुआ कि लिरिकल बैलेड आई। 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने मिलके भाई लिख दिया लिरिकल बैलेड्स, और यहीं से हो गया हमारा रोमांटिक एज का शुरुआत। हम पहुंच गए, हमारी यात्रा न्यू क्लासिकल एज से कहां पहुंची, रोमांटिक एज में। तो आइए स्क्रीन पे देखिए आप पूरा समझिए कि कैसे रोमांटिक एज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको हिस्ट्री हमने पूरी समरी आपको एक कहानी में बांध दिया। अब आगे देखिए रोमांटिक एज ऑफ वर्ड्सवर्थ 1798-1837। ये क्या था, रिवोल्ट अगेंस्ट द स्यूडो क्लासिकल एज। जो बातें मैंने पहले बताई वही बात है, स्यूडो क्लासिकल एज किसको कहा गया, नियो क्लासिकल एज को। स्यूडो मीन्स होता भी है छद्म रूप, यानी ये क्लासिकल एज का एक बनावटी रूप था। इसके अगेंस्ट क्या है, रोमांटिक एज रिवोल्ट है, एक क्रांति है। अब यहीं से क्रांति की शुरुआत हो रही है। दिस एज वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाई फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन मोटो क्या था, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, लिबर्टी। रिजेक्शन ऑफ द आइडियाज ऑफ नियो क्लासिकल एज, सब्जेक्टिव। एक्सप्रेशन ऑफ पैशन, एथोस एंड पर्सनल फीलिंग। अब पूरा इसकी समरी समझिए आप, क्या बात यहाँ पे हो रही टोटल। एक तो पहली बात तो रिवोल्ट है, क्योंकि भाई जो क्लासिकल एज का आप क्यों कॉपी करोगे, आप जब तक अपनी मौलिक चीजें नहीं लाएंगे तब तक कैसे आप एक अच्छी रचना कर सकते हैं। इन लोगों ने विरोध कर लिया, भाई आप किसी की पुराने टाइम का नकल मत करो, कुछ अपना नया लिखो, ठीक। अब ये एज बहुत फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रभावित रही। भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो मोटो था फ्रेटर्निटी, बंधुत्व की भावना, इक्वलिटी, समानता की भावना, और लिबर्टी। उस समय फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये नारा ही था कि फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, लिबर्टी। अब इसका प्रभाव हमारी जो रचनाएं उस समय आई उन पे भी दिखने लगा, लोग इस चीज को मानने लगे कि हमारी जो कविताओं में या हमारी जो भी रचनाएं हैं, किसी भी विधा की वो बात है, उसमें क्या होनी चाहिए, इक्वलिटी, समानता की भावना, उसमें भी झलक उसमें मिली, लिबर्टी की मिली, फ्रेटर्निटी की मिली। इस तरह से पूरी तरह से रिजेक्शन ऑफ द आइडियाज ऑफ नियो क्लासिकल एज, सब्जेक्टिव। जो नियो क्लासिकल एज में विचारधारा थी, नियम था, कुछ भी लिखने का एक नियम था, नियम में बंधा हुआ था सब कुछ, इसका यहाँ पे रिजेक्शन हो गया। आप स्वतंत्र हैं, अपने मन के भाव को आप अच्छे तरीके से उसको व्यक्त कीजिए, सबको समानता दी गई, स्वतंत्रता दी गई, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ पैशन, एथोज एंड पर्सनल फीलिंग्स। जो आपका पैशन है उसको, एथोज जो आपके दर्द हैं, जो भी हैं आपके अंदर की जो फीलिंग है, अपनी पर्सनल फीलिंग को आप व्यक्त कर सकते हैं, ठीक। यहां तक बात समझ में आई। अच्छा एक चीज और रहा, एक तो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, लिबर्टी का तो असर दिखा ही दिखा साहित्य पर, और इसी समय औद्योगिक क्रांति भी हुई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, और इतना ज्यादा इंडस्ट्री का रिवोल्यूशन वहां से शुरू होता है नियो क्लासिकल एज से, वहां तो होता ही होता है, यहाँ पे एकदम से भयानक रूप कर लेता है रोमांटिक एज पहुंचते पहुंचते। धुआंधार एकदम फैक्ट्री खुल रही है, पूरी तरह से औद्योगिक सब स्थापना हो रही है, उसका इफेक्ट हमारे समाज पर भी पड़ने लगा। अब समाज पे पड़ेगा, प्रदूषण फैल रहा, दुनियादारी हो रही है, बहुत आप भी देख रहे हैं वर्तमान समय में कि कैसे इफेक्ट पड़ रहा है प्रेजेंट टाइम में औद्योगिकरण का। वैसे उस समय भी यहाँ पे जो पड़ा, ये बहुत लोगों को कष्टदायक लगा कि अब तो बहुत मतलब औद्योगिक क्रांति का इफेक्ट पूरी तरह पड़ रहा है। और इससे क्या चेंज हुआ कि लोग प्रकृति की ओर लौटने की बात करने लगे,
नेचर का लव यहाँ पे दिखने लगा और उसका इफेक्ट हमारे लिटरेचर पर पूरा पड़ा। अब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट होइए। अब यहाँ पे आप देखिए कि रोमांटिक एज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइटर रहे हैं। हम इनको दो कैटेगरी में बांट लेंगे सीनियर जूनियर के आधार पे, ठीक है, सीनियर जूनियर ओल्डर यंगर के आधार पे हम बांट लेंगे। तो ओल्डर में कौन रहे, सीनियर जनरेशन ऑफ रोमांटिक्स कौन रहे, वर्ड्सवर्थ रहे, कोलरिज रहे, रॉबर्ट सदे रहे एंड सर वाल्टर स्कॉट रहे। ये हमारे कौन है, फिर से आप एक बार रिवाइज कीजिए, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, वर्ड्सवर्थ का पूरा नाम विलियम वर्ड्सवर्थ, और ये पे इनका एसटी कोलरिज, ये कौन है, रॉबर्ट सदे एंड सर वाल्टर स्कॉट। हमारे कौन रहे हैं, सीनियर जनरेशन ओल्डर रोमांटिक्स रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको एक्स्ट्रा बता दे रही हूँ, वर्ड्सवर्थ और कोलरिज और रॉबर्ट सदे को लेक पोएट भी कहा जाता है, ठीक है, आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब यंगर और जूनियर जनरेशन ऑफ रोमांटिक्स है, इनको देखिए, टीबी शैली, जॉन किट्स, बायरन और हैजलिट। एक बार रिवाइज कीजिए यंगर जूनियर जनरेशन ऑफ रोमांटिक्स को, शैली, किट्स, बायरन और हैजलिट। ओके, यहां तक बात पूरी समझ में आई। अब आगे देखिए अदर इंपॉर्टेंट राइटर्स, अब इनमें भी देख लीजिए आप, थॉमस मोर, ली हंट, लैम्ब, जेन ऑस्टेन, थॉमस डिक्वेंसी। डिक्वेंसी की स्पेलिंग आप थोड़ा अपने स्तर से चेक कर लीजिएगा। तो ये रहे इतने लोग अदर इंपॉर्टेंट राइटर रहे। फिर से आप एक बार रिवाइज कीजिए अदर इंपॉर्टेंट राइटर, थॉमस मोर, ली हंट, लैम्ब, जेन ऑस्टेन, थॉमस डिक्वेंसी। अब भाई यहाँ पे बड़ी बात आपको समझ में आएगी, जहां से ऑथेंटिक पीरियड एकदम माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर में कि भाई आ गया रोमांटिक पीरियड आ गया, वो कौन है, 1798 में लिरिकल बैलेड आता है, को वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ और कोलरिज का, और यहीं से रोमांटिक एज की अब क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है। जब लिरिकल बैलेड से ही हम रोमांटिक एज का शुरुआत मान रहे हैं, हमें लिरिकल बैलेड के बारे में जानना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए कुछ एग्जाम पॉइंट से फैक्ट देखते हैं लिरिकल बैलेड के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट लिरिकल बैलेड, सबसे पहला वर्क है किसका, विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कोलरिज का। इसमें टोटल कितनी पोएम्स हैं, 23 पोएम्स हैं। कितनी वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, 19 वर्ड्सवर्थ की, और कितनी लिखी है कोलरिज ने, 4। आइए अब आगे देखते हैं इसके क्या है। कोलरिज की 4 पोएम आपको जान लेना है, इसके बाद जो बचेगी वो सबकी किसकी हो जाएगी, वर्ड्सवर्थ की। फर्स्ट पोएम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर। कोलरिज की जो चारों पोएम है ये इसमें द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर, और कौन सी दूसरी है, द नाइटिंगेल, फोस्टर मदर्स टेल, द डंजियन। ये 4 किसकी हैं, एसटी कोलरिज की हैं। अच्छा, लिरिकल बैलेड में 19 पोएम की है वर्ड्सवर्थ की, 4 पोएम है कोलरिज की। कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है कि फर्स्ट पोएम कौन सी है, लास्ट पोएम कौन सी है। द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर जो कोलरिज की पोएम है, ये लिरिकल बैलेड की फर्स्ट पोएम है। लास्ट पोएम क्विंटन अबी जो विलियम वर्ड्सवर्थ की है, ये लास्ट पोएम है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट पोएम द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर है लिरिकल बैलेड में, और लास्ट पोएम कौन है लिरिकल बैलेड का, क्विंटन अबी, ठीक है। और एक चीज आप बहुत यहाँ पे एक चीज और नोटिस कर लीजिए, द नाइटिंगेल जो है कोलरिज की पोएम है, लेकिन ओड टू नाइटिंगेल की अगर बात आती है तो जॉन कीट्स की है। यहाँ तक आपको सारा समझ में आ गया। लास्ट पोएम क्या है लिरिकल बैलेड का, क्विंटन अबी। अब हमें और भी फैक्ट जानने हैं लिरिकल बैलेड के बारे में। क्यों जानने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। देखिए फर्स्ट एडिशन आया, इसके टोटल कितने एडिशन आ रहे हैं, टोटल 4 एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड का 4 एडिशन आ रहा है। पहला किस में आ रहा है, फर्स्ट 1798 में, सेकंड कब आ रहा है 1800 में, और इसमें प्रीफेस एडेड किया गया। सेकंड एडिशन आता है, इन्होंने प्रीफेस इसमें ऐड किया, जिसमें उन्होंने डेफिनेशन भी दी, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ
फीलिंग्स। यहाँ पे उन्होंने सेकेंड एडिशन में ये डेफिनेशन भी दिया और उसके बारे में कुछ बताया। थर्ड एडिशन कब आया? 1802 में। यहाँ पे एन अपेंडिक्स, एक अपेंडिक्स उन्होंने मतलब लटका दिया कुछ, उसमें क्या लटकाया? पोएटिक डिक्शन थियरी वहां पे बताई उन्होंने, कैसे होनी चाहिए हमारी लैंग्वेज, क्या होनी चाहिए लिखने के लिए, कैसे कैसे क्या होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि कोई जरूरी नहीं बहुत क्लिष्ट भाषा में लिखा जाए, आप लोगों की समझने वाली भाषा में आप लिख सकते हैं। ये सब बातें हैं, तो डीप में जाने की बहुत जरूरत नहीं है। फोर्थ एडिशन कब आता है? 1805 में। इस तरह से कितने एडिशन आए हमारे लिरिकल बैलेड में? 4 एडिशन आए। एक बार रिवाइज करते हैं। पहला एडिशन 1798, दूसरा एडिशन 1800, तीसरा एडिशन 1802, फोर्थ एडिशन 1805। अब आपका लिरिकल बैलेड के बारे में आपने जो भी जरूरी था वो सब जान लिए। अब सम पॉइंट अबाउट रोमांटिक एज, कुछ पॉइंट जान लेते हैं रोमांटिक एज के बारे में क्या है, देखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए, क्या बन जाए? हु इज प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिक एज? कौन है? जेम्स थॉमसन। भाई अचानक से तो कोई चीज शुरू नहीं होती है, ये प्रिकर्सर रहे हैं, मतलब शुरू करने वाले हैं वहीं पे जहां पे ट्रांजिशन फेज चल रहा है रोमांटिक का, जो नियो क्लासिकल एज का, तो वहीं पे ये बीच से वहीं से शुरुआत कर रहे हैं जेम्स थॉमसन। पूरा मामला जो उभर के आता है लिरिकल बैलेड के साथ आता है रोमांटिक एज का, लेकिन यहाँ से शुरुआत हो चुकी है, ट्रेंड में आ चुका है। यहाँ पे ट्रेंड में अगर आने वाली बात है तो इन्होंने लिखा द सीजन बाय थॉमसन। इन्होंने एक द सीजन लिखा, ये 4 पोएम कलेक्शन है थॉमसन का। यहीं से ये लिखा है ना, द सीजन बाय थॉमसन 4 पोएम्स कलेक्शन एंड ऑफ रोमांटिक एज, यहीं से ट्रेंड चल जाता है रोमांटिक एज का। ठीक है। फोकस ऑन राइटर्स नरेटर्स इमोशन एंड इनर वर्ल्ड, celebration of nature, beauty and imagination, rejection of industrialization। ठीक है। तो जो औद्योगिकरण हो रहा है उसका यहाँ पे विरोध हुआ। प्रकृति की ओर लौटो, ये बात यहाँ पर हुई। और फोकस किस पे रहा राइटर और नरेटर का? इमोशंस पर, भावनाओं पर, और आंतरिक इनर वर्ल्ड पर, जो हमारे अंदर जो बातें हैं जो हम लिख सकते हैं अपनी फीलिंग को लिखें। इस तरह से यहाँ पे ये चेंजेस आए। अच्छा, यहाँ पे आइडियलाइजेशन ऑफ वुमेन, विमेन का, चिल्ड्रेन का और रूरल लाइफ का बहुत आदर्श रूप यहाँ पे देखा जा सकता है। अच्छा, इस एज में सुपर नेचुरल और माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। क्या? सुपर नेचुरल और माइथोलॉजिकल, सुपर नेचुरल और माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। एक्सपेरिमेंटल यूज ऑफ लैंग्वेज एंड ब्लैंक वर्स। अब यहाँ पे आप अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। यहीं से ट्रेंड चला ब्लैंक वर्स का। जरूरी नहीं है कि हमारी जो पोएट्री है वो राइम स्कीम में बनी हो, राइम का कोई वो नहीं रहा, यहाँ पे ब्लैंक वर्स में होना चाहिए। ब्लैंक वर्स क्या होता है? अनराइम्ड इयैम्बिक पेंटामीटर, मतलब उसमें राइम स्कीम नहीं होगी, बस मीटर होगा। इस तरह से आपने पूरा रोमांटिक एज को समझा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है हिंदी साहित्य में, निज भाषा उन्नत है सब भाषा के मूल, वही वाली बात रोमांटिक एज में है कि आप अपनी भाषा का यूज करके अपने विचारों को आप व्यक्त कर सकते हैं। उसमें एक नयापन आएगा, नई बात आएगी, किसी की कॉपी नहीं होगी, उसमें मौलिकता होगी, और अपनी बात को आप रखेंगे तो कुछ अच्छा निकल के आएगा। ठीक है, आपको रोमांटिक एज समझ में आ गई। यानी व्यक्तिगत बल दिया गया, टोटल व्यक्तिगत, सबको अपनी अपनी बात रखने का। इस तरह से आप अपनी भाषा में अपने विचार रख सकते हैं। आप किसी नियम में बंधे नहीं हैं
कि आपके ऊपर डिसिप्लिन थोपा जाए, नहीं आप बिल्कुल इतने में लिखिए, इतनी लाइन होनी चाहिए, इतनी बात होनी चाहिए, ऐसी भाषा होनी चाहिए, ऐसा मीटर होना चाहिए। ये सब यहाँ पे बंधन खत्म हुआ और प्रकृति की तरफ लोग लौटे। आपको रोमांटिक एज समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आएगी, क्यों नहीं। हम इस तरह से आज रोमांटिक एज तक पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में हमारी अभी यहाँ तक हम 6 डिवीजन तक पहुंच चुके हैं। हमारी नेक्स्ट क्लास 7th डिवीजन और 8th डिवीजन होगी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की। हम इसके बाद विक्टोरियन एज और मॉडर्न एज को देखेंगे। थैंक यू सो मच।